और आ चुका हूं मैं फिर से तुम सबके लिए और एक नया चैप्टर लेके। कल ही अपन ने बेटा एक चैप्टर खत्म किया था जिसका नाम था राइट टू इंफॉर्मेशन। आई होप सो तुमने वो चैप्टर देख लिया है। अगर नहीं देखा, रिवीजन सेशन करना है, प्रॉपर तरीके से करना है तो जाओ भाई साहब, देख लो। देख लो, ईमानदारी से देखो। कोई भी रिक्का में काम किए बिना, है ना, रिक्का में काम मतलब आधा चैप्टर देगा आधा चैप्टर नहीं देगा सर, ऐसा नहीं चलेगा बापू। देखना तुमको पूरा पड़ेगा। पास होने का है कि नहीं होने का है, होने का है ना। फिर पूरा अच्छे से देखो, रिवीजन सेशन प्रॉपरली करो बेटा। जितना अच्छा प्रॉपर रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा फायदा होगा। ठीक है। रिवीजन इन द सेंस पढ़ाया ही मैंने, ऐसा कुछ घाई गड़बड़ वगैरह कुछ नहीं किया, प्रॉपर लेक्चर डाला हुआ है। ठीक है। चलो, आज अपन आएंगे दूसरे चैप्टर्स पे। दूसरे चैप्टर पे आएंगे बेटा, जिसका नाम है जिसका नाम है लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब देखो, अपने देश में ना, इसको क्या हो गया भाई, अपने देश में ना हर चीज से रिलेटेड, अपने देश में हर चीज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनते हैं, है ना। देखो, कोई अगर किसी को प्यार का इजहार कर रहा है, एक लड़का अगर लड़की को प्यार का इजहार करने जा रहा है, तो बताओ क्या लव लेटर लिखेगा कि नहीं लिखेगा? लव लेटर लिखेगा कि नहीं लिखेगा? यस सर लिखेगा ना, क्यों नहीं लिखेगा भाई। पुराने जमाने की स्टाइल में मजा ही कुछ था। आज के जमाने की स्टाइल तुम्हारा व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जो है, ये अपने ज़माने में जो चल रहा है उससे बेहतरीन अपने पेरेंट्स के ज़माने में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था बेटा। लव लेटर एक संभाल के रखने वाली चीज़ हुआ करती थी, है ना। तो लड़का अगर लड़की को लव लेटर लिख के देता है, तो क्या ये रिटर्न में लिख के दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कैसे लिख के दे रहा है बेटा? रिटर्न में। और रिटर्न में जब लिख के देता है कुछ, तो बताओ ना, इसको काफ़ी हद तक कैसा माना जाता है? काफ़ी हद तक मतलब ये पूरा का पूरा ही कैसा माना जाता है? वैलिड। देखो, कुछ चीज़ें राइटिंग में होना, रिटर्न में होना बहुत ही ज़्यादा क्या है बेटा, ज़रूरी है। जब तुम लोग उसको राइटिंग में लिखोगे तो सिर्फ लिख के फ़ायदा नहीं है, उसका क्या लेना पड़ेगा बेटा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। तो कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर लीगली क्या करना है, लीगली, लीगली मतलब ही लॉ के हिसाब से क्या करवाना है बेटा? वैलिड करवाना है। तो उसके लिए क्या लेना पड़ता है? उसका रजिस्ट्रेशन। ठीक है। उसका क्या लेना पड़ता है बेटा? रजिस्ट्रेशन। तो अब तुम लोग ये लव लेटर को हटा के कोई अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल मतलब ही कैसी, इमूवेबल मतलब ही कैसी, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर कैसी प्रॉपर्टी बेटा? मूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर मतलब ही सेल कर रहे हो भैया। क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। तो वो केस में तुमको उसके ऊपर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके ऊपर क्या लेना पड़ेगा? प्रॉपर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है। अब सर क्या सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? नहीं नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन लेना इज नॉट कंपलसरी। कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है बेटा। कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन लेना कैसा होता है? कंपलसरी। और कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होता है ऑप्शनल। ठीक है। मतलब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो कि मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन लेना कैसा है? कंपलसरी, एकदम कंपलसरी है भैया। और कुछ डॉक्यूमेंट के ऊपर कैसा है? ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब लेना है तो लो, मत लेना है तो मत लो।
तो आरओडी तुमको यही बताएगा, आरओडी मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट चैप्टर तुमको यही बताएगा कि किस तरीके से तुमने रजिस्ट्रेशन लेना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तुमने रजिस्ट्रेशन लेना है, और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसके ऊपर तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं भी लिया तो भी चलेगा, मतलब ऑप्शनल है, लेना है तो लो, ना लेना है तो मत लो, ठीक है। और किस तरीके से पूरी प्रोसीडिंग होती है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे ये चैप्टर में। बेसिक एक कंसेप्ट सबको क्लियर है बेटा, है ना। तो चलो अब देखो, मैं तुमको अभी शुरुआती तौर से ही बता दूं, ये चैप्टर तुमको दो हिस्से बताएंगा। कितने हिस्से बताएंगा? दो। पुराना सिलेबस अगर है तो एक ही हिस्सा था, अभी नए सिलेबस में दो हिस्से बढ़ चुके हैं चैप्टर में। एक तो आरओडी है और एक तो टोपा है, ठीक है। एक तो क्या है बेटा? आरओडी है और एक तो टोपा है। तो अपन जो आज सेशन में लेंगे वो रहेंगे आरओडी, और जैसे आरओडी खत्म होता है तो अपन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो देखो, इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ना जरूरी नहीं है, मैं तुमको आगे पे लेके जाता हूँ। क्लासेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्लासेस, क्लासेस का मीनिंग होता है टाइप्स। क्लासेस का मीनिंग क्या होता है बेटा? टाइप्स। और जैसे मैंने तुमको ऑलरेडी बताया कुछ ऐसे काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन लेना कैसा है, कंपलसरी। और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर क्या है बेटा? ऑप्शनल। लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये देख लेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब तुम लोग समझ ही गए हो, है ना। तो सबसे पहले उधर आते हैं बेटा, आ जाओ नीचे सब जन। ऑप्शनल के साथ शुरू करेंगे अपन कहानी, ध्यान दो सब जन, ध्यान दो। ऑप्शनल के साथ शुरू करेंगे अपन कहानी, सब जन ध्यान दो। इधर क्या बोलता है ऑप्शनल, देखो। ऑप्शनल के साथ शुरू करेंगे अपन कहानी, और जितने भी सारे डॉक्यूमेंट ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनल मतलब ये रजिस्ट्रेशन लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, ये सारे आते हैं सेक्शन नंबर 18 में। कहाँ पे आते हैं बेटा? सेक्शन नंबर 18 में। और सभी डॉक्यूमेंट्स जो सेक्शन नंबर 17 में नहीं आते, सभी डॉक्यूमेंट जो सेक्शन नंबर 17 में नहीं आते, सर बता दो ना सेक्शन नंबर 17 क्या है? अरे सर हमको समझ में आ रहा है, दैट इज सेक्शन नंबर 17 इज फॉर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, है ना। तो जो सारे डॉक्यूमेंट कंपलसरी में नहीं आते हैं वही सारे डॉक्यूमेंट्स किधर आते हैं? ऑप्शनल में, है ना बेटा। तो सारे डॉक्यूमेंट जो कि सेक्शन नंबर 17 में नहीं आते वो सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे आ जाएंगे बेटा? सेक्शन नंबर 18 में, ठीक है। अब ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर अपने को रजिस्ट्रेशन लेना ऑप्शनल है? देखो जरा कौन से डॉक्यूमेंट है। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट, अरे इसको क्या हो रहा है आज? इंस्ट्रूमेंट जो कि अदर देन गिफ्ट एंड विल है। इंस्ट्रूमेंट मतलब ही होता है बेटा डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब ही क्या होता है? डॉक्यूमेंट। अदर देन गिफ्ट एंड विल, कौन से डॉक्यूमेंट को छोड़ के? गिफ्ट और विल को छोड़ के। गिफ्ट और काय को छोड़ के बेटा? विल को छोड़ के। अगर वो डॉक्यूमेंट को, कोई भी डॉक्यूमेंट को तुमने क्रिएट किया है, तुमने क्या किया है बेटा? क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और एक्सटिंग्विश किया। क्रिएट मतलब तुमने बनाया है, डिक्लेयर मतलब तुमने जताया है, असाइन मतलब तुमने किसी को दिया है, लिमिट मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा है, और एक्सटिंग्विश मतलब तुम लोग उसको खत्म करना चाहते हो। एक तो ये इंस्ट्रूमेंट तुमने अभी बनाया है या फिर बनाने वाले हो फ्यूचर में, जिसकी वजह से बताओ तुम लोग इंस्ट्रूमेंट बना के किसी और को क्या करने वाले हो? ट्रांसफर। तो बताओ क्या सामने वाली पार्टी के पास राइट, टाइटल और इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा। कब आएगा? एक तो अभी के अभी, वेस्टेड मतलब कब? अभी के अभी, या फिर कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट मतलब हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट पे। एक तो मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है, बट कुछ कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद। अगर वो इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू कितने रुपए से कम है, अगर वो इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू कितने रुपए से कम है,
₹100 से कम है तो वो केस में, रजिस्ट्रेशन कैसा है बेटा, ऑप्शनल। और इंस्ट्रूमेंट जो था वो कौन सी प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर है बेटा, एक बार बताऊंगे। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जिसकी वैल्यू ₹100 से कम है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसा है, ऑप्शनल। ठीक है बेटा। फिर अब देखो, हर बार तुमको एक ही शब्द लिखते जाने हैं, क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट, एक्सटिंग्विश, ये वर्ड हमेशा लिखने हैं। ठीक है। तो अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिसिप्ट और पेमेंट से रिलेटेड, ऐसे रिलेटेड है, रिसिप्ट और पेमेंट से रिलेटेड, तो उसके ऊपर भी रजिस्ट्रेशन कैसा है बेटा, ऑप्शनल। रिसिप्ट मतलब भी पैसे लेना, पेमेंट मतलब भी पैसे देना, इसके ऊपर भी रजिस्ट्रेशन कैसा है, ऑप्शनल। ठीक है। फिर अगर तुमने कोई प्रॉपर्टी का क्या किया है, लीज किया है, कौन सी प्रॉपर्टी का लीज होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। और अगर वो लीज 1 साल से कम है, या फिर सेक्शन नंबर 17 में आती नहीं है, ठीक है बेटा, अगर वो लीज 1 साल से कम है या फिर सेक्शन नंबर 17 में आती नहीं है, तो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसा है बेटा, ऑप्शनल। ठीक है। वही अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी, फिर से इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसकी वैल्यू कितने रुपए से कम है बेटा, कितने रुपए से कम है, ₹100 से कम है। और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कोर्ट ने क्या पास किया था, डिग्री या फिर ऑर्डर। समझ में आ रहा है, मतलब तुम्हारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर केस चल रही है, क्या चल रही है बेटा, केस। और कोर्ट ने इसके ऊपर क्या पास किया, डिग्री। डिग्री मतलब ये फाइनल ऑर्डर पास बाय कोर्ट। और जो डिग्री पास हुई है उसमें कितने रुपए से कम की बात हो रही है, ₹100 से कम। तो वो केस में भी तुमको रजिस्ट्रेशन कैसा हो जाएगा बेटा, ऑप्शनल। साथ में अगर इंस्ट्रूमेंट अदर देन विल, वसीयत को छोड़ के कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है जो कि कौन सी प्रॉपर्टी के लिए बना है, मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसके ऊपर भी रजिस्ट्रेशन कैसा है, ऑप्शनल। या फिर तुम लोग बना रहे हो विल, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो सेक्शन नंबर 17 में आता नहीं है, तो सभी के ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसा हो जाएगा बेटा, ऑप्शनल। एक बार बताऊंगे, बाजू में लिख लेते फटाफट से, बताओ ना फटाफट सब जन, कौन से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है भाई साहब, कौन से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, सर हमको बताएं ना। इंस्ट्रूमेंट, जो कि कौन सी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसकी वैल्यू, लिखो बेटा लिखो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लिखो, जिसकी वैल्यू ₹100 से कम है, पहला पॉइंट। दूसरा, रिसिप्ट और पेमेंट, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है। तीसरा, लीज, जो कि कितने सालों से कम बनी है, 1 साल से कम। या फिर जो एग्जम्प्टेड है अंडर सेक्शन 17। ठीक है। फिर कोर्ट ने क्या पास किया था, डिग्री, बट वो डिग्री का वैल्यू कितने रुपए से कम है, ₹100 से कम। या फिर बनी है विल, या फिर बना हुआ है बेटा अदर डॉक्यूमेंट, जो कि सेक्शन नंबर 17 में आता नहीं है। ठीक है। और लास्ट वाला है बेटा मूवेबल प्रॉपर्टी। ये सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन कैसा है बेटा, ऑप्शनल। पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर है, लिख लो बेटा फटाफट से, देखो ये देखो, लिखो फटाफट से, एकदम कायनात एकदम इजी हो जाएंगी ये करने की वजह से। आ जाते हैं बेटा आगे। ये तो समझ गया सर कि रजिस्ट्रेशन कौन से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ऑप्शनल होता है। बट अगर हमको रजिस्ट्रेशन लेना है, हमारा डॉक्यूमेंट के जो था ऑप्शनल था, फिर भी हमने सोचा कि हम लोग क्या ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन। तो ये बता दो सर, डॉक्यूमेंट बनने के बाद, क्या बनने के बाद, डॉक्यूमेंट बनने के बाद कितने टाइम में और कौन सी जगह पे, कितने टाइम में और कौन सी जगह पे जाके मुझे क्या लेने का है, रजिस्ट्रेशन। तो मैं बताता हूँ ना बेटा, ये देखो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कुछ तो डायग्राम बना के दिया है। आईसीएसआई ने कभी कभी अच्छी बातें कर लेती है आईसीएसआई। देखो, तो डॉक्यूमेंट अगर एग्जीक्यूटेड है इन इंडिया, डॉक्यूमेंट अगर एग्जीक्यूटेड है
कहाँ पे बेटा? इन इंडिया, इंडिया में बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो उसको रजिस्ट्रेशन के लिए 4 महीने के अंदर प्रेजेंट करने का। कितने महीने के बेटा? 4 महीने। बट कभी कभार अगर तुम लोग 4 महीने के अंदर प्रेजेंट नहीं कर पाए, जैसे आज भी तुम लोगों को पता था बेटा, आज भी तुमको पता नहीं था अभी तक, अभी पता चला है ना। अभी तक तुमको पता नहीं था कि सर आरओडी के अंतर्गत में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसको कितने दिनों के अंदर रजिस्टर करना है, तो तुमको आज भी सपोजन पता नहीं है। 4 महीने गुजर गए, तुम डॉक्यूमेंट बना के बैठ गए हो, बट डॉक्यूमेंट के ऊपर तुमने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ नहीं है। तो अगर तुम लोग अर्जेंट नेसेसिटी में कुछ कारणवश रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाए, तो तुमको 4 महीने एक्सटेंशन के मिलेंगे। तो टोटल कितने महीने बेटा? 4 + 4 है ना। पहले कितने महीने मिलेंगे? 4 महीने। एक्सटेंशन कितने महीने का मिलेगा? 4 महीने। तो टोटल कितने महीने हो गए? 8 महीने। बट जब एक्सटेंशन मिलेगा तो तुमको हायर फीस पे करनी पड़ेगी। कैसे फीस पे करनी पड़ेगी? हायर। हायर फीस मतलब जितनी फीस मांगी गई थी उतनी या उससे ज्यादा? उससे ज्यादा पे करना पड़ेगा। समझ में आयो की? ठीक है। वही अगर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है आउटसाइड इंडिया, कहाँ पे बेटा? आउटसाइड इंडिया। जब वो इंडिया में आता है, जब वो डॉक्यूमेंट कहाँ पे आएगा बेटा? इंडिया में। तो इंडिया में आने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन जो है 4 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। कितने महीने के अंदर बेटा? 4 महीने के अंदर। ठीक है। साथ में दो केसेस दिए, एक तो राजकुमार वर्सेस तारापा। ठीक है। अब मुझे बताओ, तुमने 3 महीने के अंदर ही, जैसे आज तुमने डॉक्यूमेंट बनाया, आज से लेके 3 महीने के अंदर ही तुमने डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिया। किसके पास? रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के पास। एक तो रजिस्ट्रार के पास या फिर सब रजिस्ट्रार के पास तुमने क्या दे दिया बेटा? डॉक्यूमेंट। अब 4 महीने गुजर गए, तुमको अभी तक रजिस्ट्रेशन का अता पता आया नहीं है, रजिस्ट्रार से तुमको फोन आया हुआ नहीं है। तो बताओ ना, किसकी गलती है? उनकी गलती है। ठीक है बेटा, किसकी गलती है? कोर्ट की गलती है ना। उनकी गलती है। तो क्या तुमको डीले के लिए एक्स्ट्रा कुछ फीस देनी पड़ेगी क्या? नहीं। वो डिसरिगार्डेड हो जाएंगे। डिसरिगार्डेड मतलब तुमको एक्स्ट्रा फीस पे करने की गरज नहीं है। क्लियर है बेटा? और एक केस दिए राम सिंह वर्सेस जसमेर सिंह, जिसमें देखो क्या दिया है। कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट, देखो कोई भी डॉक्यूमेंट अदर देन विल को छोड़ के प्रेजेंट करने का है उसको कितने महीने के अंदर? 4 महीने के अंदर। अभी अभी तो पढ़ा अपन ने। अगर डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड है कहाँ पे? इंडिया में, तो उसको प्रेजेंट करने का कितने महीने के अंदर? 4 महीने के अंदर। ठीक है। बट अगर डिले हो गया, क्या हो गया बेटा? डिले। तो वो केस में बताओ ना कितने महीने का एक्सटेंशन मिलेगा? 4 महीने सर। कितने महीने का एक्सटेंशन मिलेगा? 4 महीने। अच्छा, बताओ ये 4 महीने और 4 महीने में जो अपने को एक्सटेंशन मिला है और एक्चुअल जो 4 महीने, उसमें अपने को क्या काम है? अपना काम है डॉक्यूमेंट बनाने का और उसको पेश करने का। किसके सामने? रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने। किसके सामने बेटा? रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने। और बताओ, अगर तुमने प्रेजेंट कर ही दिया है तो तुमको कोई भी पेनल्टी लगने वाली नहीं है ना बेटा। बट अगर एक्सटेंशन वाले टाइम ने तुमने क्या कर दिया? पेमेंट, मतलब तुमने डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए कब किया? 4 महीने खत्म होने के बाद जो एक्सटेंशन वाला पीरियड था उसमें तुमने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया, तो तुमको अब पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा। और अगर सपोज इन ऐसा हुआ कि 8 महीने भी खत्म हो गए, लैप्स हो गए, कितने महीने? 8 महीने भी खत्म हो गए, फिर भी तुमने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया हुआ नहीं है, तो वो केस में तुम्हारा टाइम पीरियड जो है वो खत्म हो जाएगा और तुम्हारा डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने के लिए एक्सेप्ट किया नहीं जाएगा। क्या पूरी कायनात सबके दिमाग में घुस गई है बेटा? बाजू में फटाफट से बना लेते हैं, है ना। फटाफट से बताओ, ये तो लिख दिया मैंने, टाइम एंड प्लेस। आगे आ जाते हैं, बताओ क्या क्या चीजें। राम सिंह वर्सेस जसमेर सिंह के केस में सब जन मेरे साथ दोहराएंगे। व्हाट इज देयर इन राम सिंह वर्सेस जसमेर सिंह के केस में? अरे बताओ क्या क्या के पॉइंट्स है। देखो, प्रेजेंट कितने महीने के अंदर? प्रेजेंट कितने महीने के अंदर करना है डॉक्यूमेंट? 4 महीना। एक्सटेंशन
एक्सटेंशन कितना महीना बेटा? 4 महीना। 4 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर? 4 महीने के अंदर किया तो नो पेनल्टी, ठीक है। बट एक्सटेंशन वाले टाइम में किया तो क्या लग जाएंगी? पेनल्टी, ठीक है। साथ में 4 महीने के अंदर क्या एक्सटेंशन किया, एक्सटेंशन वाले टाइम में भी अपन ने डॉक्यूमेंट को फाइल किया हुआ नहीं है तो नो एक्सेप्टेंस, डॉक्यूमेंट को क्या किया जाएगा बेटा? रिजेक्ट। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? और कोर्ट की वजह से अगर डिले हुआ तो वो केस में तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं, अपनी गलती नहीं है, कोर्ट की गलती है, कोर्ट संभाल लेगा सारी बातें। बड़े आगे। अब आ जाते हैं बेटा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे। और देखो अभी तक क्या क्या चैप्टर में बेटा, एक तो डॉक्यूमेंट ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, और एक तो टाइम और प्लेस, है ना। अब आते हैं बेटा आगे। अब फटाफट से बताता हूँ री रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 23 ए पे। बात बताओ, अगर तुमने डॉक्यूमेंट बनाया, तुमने खुद ने, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए भी किसने लेके जाना चाहिए? तुमने ही, है ना, तुमने ही लेके जाना चाहिए उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। बट अगर ऐसा हुआ कि कोई अनऑथोराइज बंदा जा रहा है, कौन जा रहा है बेटा? अनऑथोराइज बंदा जा रहा है रजिस्ट्रेशन ले, मतलब तुम्हारा डॉक्यूमेंट किसी ने चोर लिया है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट को किसी ने हड़प लिया है, तुम्हारे कनपट्टिया पे बंदूक रखे, तो बताओ अब ये रजिस्ट्रेशन को वैलिड माना जाएगा कि इनवैलिड माना जाएगा? इनवैलिड माना जाएगा सर। जो बंदा अनऑथोराइज है वो अगर रजिस्ट्रेशन के लेने के जाएगा तो वो केस में उसको कैसा माना जाएगा? अनऑथोराइज। और अगर उसको अनऑथोराइज माना जा रहा है तो बताओ क्या ओरिजिनल जो बंदे थे, मतलब तुम लोग थे, क्या तुमको एक री रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर, हमको कैसा मौका मिलेगा? री रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। क्लियर है बेटा? यही बताया था कौन से केस में? जम्बू प्रसाद वर्सेस मोहम्मद आफ्ताब अली खान के केस। सबको सारी बातें क्लियर है, ठीक है। उसके बाद सेवरल एग्जीक्यूटेड। अच्छा एक बात बताओ, हमेशा डॉक्यूमेंट बनाने वाला एक ही बंदा रहेगा कि एक से ज्यादा भी रह सकता है? एक से ज्यादा भी रह सकता है। जैसे ये मेरी प्रॉपर्टी है, बट ये प्रॉपर्टी को को ओनर में हमने बनाया है। को ओनर में मतलब इसके ओनर कितने बेटा? 2। अब कल उठ के हमको ये प्रॉपर्टी को क्या करने का है? सेल। तो बताओ सिर्फ क्या मेरे साइन से काम चलेगा कि मेरा जो पार्टनर है उसकी भी साइन लेनी पड़ेंगी? दोनों की साइन लगेंगी सर। किसकी साइन लगेंगी? दोनों की साइन लगेंगी। और दोनों को कितने महीने दिए जाएंगे? 4 महीने दिए जाएंगे। कितने महीने में साइन करके देने का डॉक्यूमेंट? 4 महीने के अंदर अंदर। क्लियर है बेटा? बढ़े आगे। सेक्शन 26 तो तुम ही लोग बता दोगे, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड आउटसाइड इंडिया। तो याद दिलाओ ना, टाइम एंड प्लेस। सेक्शन 26, अगर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हुआ है कहाँ पे, बना कहाँ पे? आउटसाइड इंडिया, तो जैसे ही वो अराइव होता है कहाँ पे? इंडिया में, उसके बाद में कितने महीने के अंदर? 4 महीने के अंदर अंदर अपने को इसका क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, प्लस फीस भी पे करनी पड़ेगी। प्लस क्या पे करनी पड़ेंगे बेटा? फीस भी पे करना पड़ेगा, है कि नहीं? सबको सारी परिभाषा क्लियर है बेटा? बढ़े क्या आगे? आ जाओ ना फिर, आईएमपी मार लो भैया, आईएमपी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक क्या क्या हुआ एक बार रिवाइज कर लो बेटा फटफट से। क्या क्या हुआ है? सबसे पहला अपन ने पढ़ा कि आरओडी में 2 टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक तो होता है कंपलसरी, एक तो होता है ऑप्शनल। कंपलसरी आता है सेक्शन नंबर 17 में, ऑप्शनल आता है सेक्शन नंबर 18 में। सभी डॉक्यूमेंट जो सेक्शन नंबर 17 में नहीं आते वो सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं सेक्शन नंबर 18 में। और ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स थे जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है? बताओ ना। पहला था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसकी वैल्यू कितने रुपए से कम है? 100 रुपए से कम, जो कि क्रिएट कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, असाइन कर रहा है, लिमिट कर रहा है, एक्सटिंग्विश कर रहा है ना। राइट, टाइटल और इंटरेस्ट, एक तो वेस्टेड या फिर कॉन्टिंजेंट, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर रिसिप्ट और पेमेंट, या फिर लीज है कितने सालों से कम? 1 सालों से कम। या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर क्या आई थी? डिग्री, जिसकी वैल्यू कितने रुपए से कम है? 100 रुपए से कम, ठीक है।
या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी है, या फिर बिल है, या फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट जो कि सेक्शन नंबर 17 में आता नहीं है। एक बार डॉक्यूमेंट बना लिया और वो अगर एग्जीक्यूट हुआ है कहाँ पे, इंडिया में बना होगा तो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए चलेगा कितने महीने के अंदर, 4 महीने। एक्सटेंशन कितने महीने का, 4 महीने का। बट एक्सटेंशन हुआ तो एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा। वही अगर बात करें बेटा अपन आउटसाइड इंडिया की, तो आउटसाइड इंडिया से जैसे डॉक्यूमेंट कहाँ पे आता है, इंडिया में आने के बाद कितना महीना, 4 महीना। टाइम और प्लेस में दो दो केसेस याद रखनी है। एक तो राम सिंह वर्सेस जसमेर सिंह की केस याद आ रहा है क्या बेटा, कौन सी केस याद रखनी है, राम सिंह वर्सेस जसमेर सिंह। टाइम पीरियड 4 महीना। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन देखो ना यहाँ पे, एक्सटेंशन कितना महीना, 4 महीना। अगर 4 महीने में किया तो नो पेनल्टी, एक्सटेंशन में किया तो पेनल्टी, और अगर 8 महीने के बाद किया तो वो केस में डायरेक्टली एप्लीकेशन क्या हो जाएगा बेटा, रिजेक्ट। और राजकुमार वर्सेस तारापा के केस में था कि भैया डिले अगर कोर्ट के वजह से हुआ तो अपने को कोई भी चीज का एक्स्ट्रा पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। क्लियर है बेटा। अब आते हैं बेटा प्रेजेंटेशन ऑफ बिल। अच्छा देखो कौन से डॉक्यूमेंट की पर्टिकुलर बात कर रहा हूं मैं, बिल की। ठीक है, ये दादाजी है। ठीक है बेटा, ये कौन है, दादाजी। दादाजी, दादाजी ने अपने लाइफ टाइम में बहुत मेहनत करी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज उन्होंने खरीदी है, कार वार खरीद ली है। ठीक है, ये देखो एक कार वार खरीद लिया दादाजी ने। और दादाजी अभी मरने की परिस्थिति में लेटे हुए हैं। दादाजी कैसा लेटा है, अब मैं मरने वाला हूँ, है ना। और दादाजी जो बोल रहे हैं कि मेरे जो 3 बेटे हैं, मेरे जो कितने बेटे बेटा, 3 बेटे हैं, ये तीनों को मैं इक्वली प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, 1:1:1। ठीक है कि नहीं बेटा, कैसे देना चाहता हूँ, 1:1:1। तो तीनों बोलते बोलते तीनों बेटक के बीच में पहले तो चालू हो जाता है झगड़ा कि सर भैया, दादाजी, मैंने तो आपका इतना आपको पाला पोसा, आपकी बुढ़ापे में मदद करी, मुझे ज्यादा शेयर चाहिए। तो दादाजी की सनक जाती है ना, दादाजी की सनक जाती है। दादाजी बोलता है नहीं, कुछ भी हो जाए तीनों को 1:1:1 ही दूंगा। कोई बाप जन्म में मेरे को कुछ भी बोल दे, मैं सबको कैसा परसेंट दूंगा, 1:1:1। ठीक है। अब यार दादाजी की हट जाती है। दादाजी बुलाता है एडवोकेट को। उसको बुलाते हैं बेटा, मुझे बुलाते हैं बेटा, एडवोकेट को बुलाते हैं। ठीक है। और मेरे को बोलता है यार सर देखो क्या है ना, मेरे बच्चे बहुत कावर गए। क्या हो गया बेटा, कावर कावर गए बहुत ही ज्यादा। तो मुझे बनानी है वसीयत। वसीयत मतलब ही होता है बेटा विल। सेक्शन नंबर 27 में आता है। प्रेजेंटेशन किस तरह कौन से सेक्शन में आता है, 27। और 27 ये बोलता है, मैं एज एडवोकेट करके दादाजी को बता रहा हूँ कि आप आपके विल का रजिस्ट्रेशन कोई भी टाइम पे ले सकते हो, और उसको जो डिपॉजिट करना है वो तुम लोग कर सकते हो, और सेक्शन नंबर 40 से लेके 46 में, मतलब आप बिल बना लो, उसको अपन रजिस्टर भी करेंगे और डिपॉजिट भी करेंगे। डिपॉजिट करना मतलब ही हम लोग उसको जाके रख देंगे। ठीक है, रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के पास, जो कि सेफली आपके बिल को आराम से रख देगा। जब आपको लगे कि आपका टपकने का टाइम आ चुका है, या आपको लगता है कि आप एग्जीक्यूशन करना चाहिए और तीनों बेटों के नाम पे इतनी सारी प्रॉपर्टी करनी चाहिए, तो वो टाइम पे अपन वो भी कर देंगे। ये सारी चीजें कौन से सेक्शन में बताइए बेटा, 40 से लेकर 46। ठीक है। और बिल का रजिस्ट्रेशन अपने सबको पता है कैसा था, ऑप्शनल, और सेक्शन 18 ई में आता। याद है क्या बेटा, तो चलो क्लियर है, याद क्लियर है बेटा, 2146 पूरी पॉइंट क्लियर है। इसके ऊपर आगे चर्चा होंगी टाइम के साथ। अब आते हैं प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन नंबर कौन सा है बेटा, 28। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं रहता मुंबई में हूँ, ठीक है, मैं रहता कहाँ पे हूँ बेटा, मुंबई में, और मुझे रजिस्ट्रेशन, मैंने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है, ये मेरा सेलर है, ये मेरा सेलर है, और मैं हूँ बायर। ठीक है। अब मुझे मैं क्या चाहूंगा बताओ, मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा यार मेरा फटाफट से रजिस्ट्रेशन का काम हो, ज्यादा टाइम पास ना हो, और मैं जहाँ पे रहता हूँ वहीं पे हो। क्योंकि अगर मैं दूसरी जगह पे जाता हूँ मुझे ट्रैवलिंग का कॉस्ट लगेगा, फलाना टालाना कॉस्ट लगेगा। तो जहाँ पे मैं रहता हूँ वहीं पे मेरा रजिस्ट्रेशन मुझे मिल जाए।
तो अपना लॉ ये बोलता है बेटा, अपना लॉ ये बोलता है कहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना, ये बातें कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर कौन सा है बेटा? 28। ठीक है कि नहीं? तो सेक्शन 28 क्या बोलता है? देखो अपना लॉ ये बोलता है कि अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी, अगर तुम्हारी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी सबसे पहले बेटा? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तुम लोग तुम्हारे मॉड्यूल में भी अंडरलाइन कर सकते हो। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, 2, ए बी सी, सी सी डी और ई में आती है। ठीक है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, 2, ए बी सी सी डी और ई में आती है। मतलब ही जैसे ही मैंने सेक्शन 17 पढ़ा है बेटा, तो मेरे दिमाग में एक बत्ती जली है, इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन लेना कैसा है? कंपलसरी। क्यों? क्योंकि ऊपर ही पढ़ा था ना, जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होते हैं वो सारे कौन सा सेक्शन में आते हैं? 17। और ऑप्शनल वाले कौन से में आते हैं? 18। तो ये सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर ये सेक्शन में आ रहे हैं तो मुझे जाना है सब रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, जिसके सब डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉपर्टी आती है, उसके बाद जाके मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। समझ में आया क्या बेटा? पॉइंट नंबर 1 है ना? ठीक है, सब रजिस्ट्रार के पास में जहाँ पे प्रॉपर्टी आती है। बड़े आगे फिर पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? देखो पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? अदर डॉक्यूमेंट्स। अदर मतलब ही ये सेक्शंस को छोड़ के जितने दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अपन ने रजिस्टर करवाने चाहिए सब रजिस्ट्रार या फिर सब रजिस्ट्रार ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, ये सब रजिस्ट्रार एक्ट के हिसाब से होता है और ये सब रजिस्ट्रार किसने अपॉइंट किया हुआ है बेटा? स्टेट गवर्नमेंट। इसके पास जाके तुमको क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है सबको? साथ में अगर जो लोगों के पास तुमको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए बोला हुआ है, किसके पास जाके रजिस्ट्रेशन लेना था? सब रजिस्ट्रार ऑफ अ सब डिस्ट्रिक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में और अदर प्रॉपर्टीज के केस में एक तो सब रजिस्ट्रार या फिर सब रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के पास जाके तुमको क्या लेना था बेटा? रजिस्ट्रेशन। बट तुम लोग साले पागल निकले, तुम लोग ये लोगों के पास नहीं गए, तुम लोग किसी और ही लोग बंदे के पास चले गए, तो वो केस में वो रजिस्ट्रेशन को वॉइड माना जाएगा। वो केस में ये रजिस्ट्रेशन को वॉइड माना जाएगा हरेंद्र लाल रॉय चौधरी वर्सेस हरिदासी देवी के केस के अनुसार। कौन से केस के अनुसार बेटा? हरेंद्र लाल चौधरी वर्सेस हरिदासी